गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। ठीक है, 9 तक हम पढ़ चुके थे। चैप्टर 10 और यूनिट भी नहीं स्टार्ट हो रही, तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, तरल मतलब कि जितने भी ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है। ठीक है, तरल हम किसको बोलते हैं? तरल की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि जो भी पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है, जो बहता है वो क्या होता है? तरल होता है। ठीक है, और वो तरल पतला है, गाढ़ा है। ठीक है, यानी कि गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, दोनों ही बहते हैं। ठीक है, तो तरल और उसके यांत्रिक गुण। तो तरल के यांत्रिक गुण क्या हो सकते हैं? मतलब तरल क्या होता है? किसी चीज पे दबाव डाल सकता है। तरल उसके जितने एरिया पे लगेगा उस पर बल डाल सकता है। तरल का भी अपना एरिया होता है, आयतन होता है, तो तरल की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है कि तरल के गुण। फर्स्ट चीज ये है निकल के आती है कि तरल क्या है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है उनको हम क्या बोलते हैं? तरल कहते हैं। अगला होता है तरल दाब। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर हम चीज को देखते हैं, जैसे हम खाना पकाते हैं। ठीक है, सपोज खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं कि खाना यानी कि जो सब्जी वगैरह होती है वो पानी में ही उबलती है। ठीक है, यानी पानी उस सब्जी को क्या करता है? प्रेशराइज कर देता है। कुकर के अंदर भी खाना है तभी होता है, यानी जब लिक्विड होगी तभी भाप बनेगी। ठीक है, तो दाब डालना, अब दाब कितने एरिया पे डाल रहा है और कौन डाल रहा है, ये उस पर डिपेंड है। ठीक है, तरल किसी चीज के ऊपर जब दाब यानी कि बल लगाता है तो वो जितने एरिया पे लगाता है, यानी कि बल और क्या हो गई चीज, एक और एरिया। ठीक है, बल और एरिया इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा दाब होता है। ठीक है, तो तरल किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी तरल द्वारा किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि किसी वस्तु के का क्षेत्रफल या उसके प्रति एकांक या उसके एरिया का क्षेत्रफल a हो तथा उस पर लगने वाला बल F हो तो तरल दाब। तो तरल दाब का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? दाब को हम P से दर्शाते हैं तो P बराबर हो जाएगा 1/A। ठीक है, तरल दाब क्या हो गया? P बराबर। ठीक है, यही तरल का क्या होता है? गुण होता है। इसकी यूनिट मात्रा क्या हो जाएगा? तो ऊपर बल के लिए हम यूनिट क्या लेंगे? न्यूटन। नीचे एरिया के लिए क्या लेंगे? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। ठीक है, इसे हम पास्कल से भी दर्शाते हैं। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल के लिए क्या हो जाएगा? बीमी सूत्र mLT-2, और नीचे एरिया के लिए क्या होता है? L स्क्वायर। L से L कैंसिल तो क्या हो गया? mL-1 T-2। ये इसका बीमी सूत्र। ठीक है, मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या फिर इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। और इसको कैसे दर्शाते हैं? PA से। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए तरल दाब। अब होता है, देखो ये फॉर्मूला जो है ये आपको अगर याद आ रहा हो तो हम प्रतिबल में पढ़ चुके हैं। प्रतिबल बराबर भी क्या होता है? हमारा बल बटे क्षेत्रफल। सर ये फॉर्मूला वहां भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ तरल के लिए लग रहा है तो हमने इसका नाम दिया दाब, और वहां किसी ठोस में लग रहा है तो हमने नाम दिया प्रतिबल। ठीक है, वो ठोस के लिए है, ये द्रव के लिए। द्रव भी दाब डालता है लेकिन वो एरिया के हिसाब से डालता है। ठीक है, कि जितने भाग पे द्रव पड़ा है बल वहीं लगेगा, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस में ठोस का जितना आयतन होता है पूरे पे लगता है। तो अब इन दोनों में क्या आ जाएगा? फिर डिफरेंस आ गया। ठीक है, इनमें डिफरेंस हो जाता है दाब और प्रतिबल में अंतर। पहला पॉइंट है, यदि दाब के लिए ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, जिसका मान पूरी तरह से एक समान होता है। प्रतिबल ये भी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल है, लेकिन इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न सतहों के लिए भिन्न भिन्न होता है। और जो द्रव होता है उसका तो आयतन ही सीमित होता है, वो जितना है हर चीज पे एक जैसा ही बल डालेगा। लेकिन जो ठोस होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो ठोस की सतह के हिसाब से उसमें क्या लगता है? प्रतिबल लगता है, जबकि दाब एक समान होता है। दाब पदार्थ के केवल किसको आयतन में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके
आकृति में नहीं, जबकि जो प्रतिबल होता है उसके द्वारा हम वस्तु को कितना प्रेशर डाल रहे हैं उसके आकार, शेप, साइज को परिवर्तित कर पाते हैं। यदि दाब पदार्थ के अंदर की ओर होगा तो कैसा होता है, धनात्मक, और जब प्रेशर अंदर से बाहर की ओर होता है तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और प्रतिबल हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि वो बाहर से अंदर की साइड ही लगेगा, है ना। दाब के कारण आरोपित बल सतह की प्रत्येक कैसा होता है, लंबवत होता है। और प्रतिबल जो होता है वो सतह के समांतर भी हो सकता है, यानी प्रतिबल हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, जबकि जो तरल होता है वो ऊपर से नीचे ही दाब लगाएगा, ऐसे तो दाब लगेगा नहीं उसका, ठीक है। अगला है प्रणोद और दाब में अंतर। प्रणोद यानी थ्रस्ट, यानी कि न्यूटन का नियम, वहां भी पढ़ चुके हैं। प्रणोद और दाब में अंतर। प्रणोद जो होता है वो बल होता है जो किसी सतह के कैसा लगता है, ये भी ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में लगता है। और दाब जो है वो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल होता है। ये एक सदिश राशि है प्रणोद, और ये एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती कि दाब किस दिशा में लगता है। एसआई पद्धति में जो है इसका मात्रक को न्यूटन होता है, जबकि इसका मात्रक हमारा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रणोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये 3 पॉइंट यानी कि 3 डिफरेंस इन दोनों में होता है। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो डेरिवेशन है पास्कल का नियम। ये है पास्कल का नियम, ठीक है। पास्कल का नियम क्या है, तो पास्कल ने एक नियम दिया था जिसको पास्कल का नियम कहते हैं। ये बंद बर्तन है, और बर्तन के अंदर क्या भरा है, हमारा द्रव, ठीक है। और ऊपर से नीचे की ओर जब किसी चीज के अंदर पानी ऊपर तक भरा हुआ, मतलब कि जितना ऊपर का पानी है इसको नीचे पृथ्वी खींच रही होगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन हमें यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या मानना है, जीरो, ग्रेविटी लगी नहीं रही, ठीक है। यदि कोई द्रव संतुलन की अवस्था में हो, यानी कि उसके अंदर ग्रेविटी यानी कि नहीं मानी जाए, यदि कोई द्रव संतुलन की अवस्था में होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान एक समान होता है, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए। गुरुत्व को अगर ना माने तो ये जो द्रव है अंदर बर्तन की दीवार पे इस तरफ नीचे भी एक जैसा दाब डाल रहा है, और द्रव के कण आपस में भी एक जैसा दाब डाल रहे हैं, यानी दाब यहाँ जितना है उतना ही दाब यहाँ भी है, उतना ही दाब यहाँ। ये नियम था पास्कल का। अगर हम गुरुत्व की क्या करते हैं, उपेक्षा, ये पास्कल का नियम है। यदि कोई द्रव संतुलन की अवस्था में होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान एक समान होता है, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दी जाए। यही नियम है पास्कल का नियम, ठीक है। तो माना एक बंद बर्तन है जिसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, माना द्रव के अंदर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। इसके अंदर एक लंबवृत्तीय बेलन, तो एक बेलन बना लेते हैं, जिसके दो माना एक बंद बर्तन जो जिसमें द्रव भरा हुआ है, उसके अंदर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं, एक्स वाई। ये बेलन हो गया जो जिसके दो फलक O1 और O2 है, ठीक है। और ये जो अक्ष है हमारा एक्सिस है, ये क्या हो गया, एक्स वाई। माना एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं जो इसके जो एक अक्ष एक्स वाई पर लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं, और इस बेलन के दो वृत्तीय फलक होंगे O1 और O2। अब इसके अंदर जो द्रव होता है वो द्रव इसके दोनों तरफ यानी दोनों फलकों पर कैसा दाब लगाता है, लंबवत, यानी कि फलक जो O1 है इस पे लगने वाला बल हो जाएगा F1, और फलक O2 पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2। इसी प्रकार फलक O1 पर लगने वाला दाब P1 और फलक O2 पे लगने वाला दाब क्या हो जाएगा, P2, ठीक है। अतः फलक O1 पर लगने वाला दाब
क्योंकि द्रव है तो आगे की जो फलक होती है गोल, उस पे क्या लगाएगा, द्रव धक्का लगाएगा, तो लगने वाला यहाँ क्या हो जाएगा, दाब। P1 हो तो दाब का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, P बराबर क्या होता है, F/A, तो दाब हो जाएगा P1 F1/A। तो देखो ये एरिया जितना इस फलक का है उतना ही फलक का एरिया इधर होगा, तो फलक के एरिया तो अलग अलग होंगे, दाब अलग अलग हो सकते हैं या बल अलग अलग हो सकता है, तो हमने इनको नाम दिया P1 बराबर F1/A। ठीक है, तो यहाँ से F1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 है, समीकरण है, F1 का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार जो निचला फलक कौन सा है हमारा, O2, इसी प्रकार फलक O2 पर लगने वाला दाब P2 हो तो P2 बराबर हो जाएगा F2/A, या यहाँ से F2 की वैल्यू लगानी निकाला तो F2 बराबर P2A, समीकरण 2। अब जब द्रव संतुलन की अवस्था में, संतुलन मतलब बिल्कुल द्रव कैसा है हमारा, ठहरा हुआ है, अगर द्रव ठहरा हुआ है और मृत्यु की उपेक्षा कर रखी है तो इसके हर भाग पे लगने वाला दाब कैसा होगा, मतलब बल लगने वाला कैसा होगा, जितना बल यहाँ है उतना ही बल यहाँ है, द्रव ठहरा हुआ है, हिल नहीं रहा। तो जो संतुलन की अवस्था में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, बराबर। अतः संतुलन की अवस्था में F1 बराबर हमारा क्या हो गया, F2, F1 की वैल्यू क्या होती है, P1A बराबर P2A, ऐसे एक कैंसिल, तो P1 क्या हो गया, P1 बराबर P2 का मतलब ये कि इस फलक पे जितना दाब है उतना ही दाब कहाँ पे, इस फलक पे भी है और सब जगह होगा। ठीक है, ये था हमारा पास्कल का नियम। ये एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके ओवल फलक पे हमने दाब क्या माना F1 और बल क्या माना F1 और दाब क्या माना P1। वैसे ही निचला फलक है O2, इस पे दाब क्या हो गया P2 और बल हो गया F2। ठीक है, तो फलक O1 पे लगने वाला दाब P1 बराबर F1/A, तो F1 बराबर हो गया P1 है। इसी प्रकार निचला फलक जो P2 है O2 है, इस पे लगने वाला बल हो गया, दाब हो गया P2 बराबर F2 ऊपर में, तो बल क्या हो गया F2 बराबर P2 है। संतुलन की अवस्था में क्या हो गया, दोनों बल बराबर, तो दाब भी क्या हो गया, बराबर। ठीक है।